बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम की डेट शीट है वो काफ़ी पहले ही आ चुकी थी। यहाँ पर हम अपने सब्जेक्टिव पेपर्स को लेकर के बात कर रहे थे। चूँकि CSJMU की बात करें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो MCQ बेस्ड होगा। सेकेंड सेमेस्टर में हम सब्जेक्टिव पेपर को कवर कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने जो पेडागॉजी ऑफ फिज़िकल है उसको कराया था, यानी विज्ञान विषय से संबंधित था। आज के अपने इस वीडियो में हम गणित यानी पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को ले रहे हैं, जिसमें से हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराएंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए, पैटर्न वगैरह मैंने इसकी में बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर टाइमिंग की बात करें तो 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर हम पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेकर के आए हैं टॉपिक वाइज, जिसमें आज का टॉपिक है गणित, अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। इससे संबंधित जो भी MCQs बनेंगे तो उन्हें आज के अपने इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न दिया है कि गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न कथन किस आयोग से संबंधित हैं। तो कथन क्या है पहले हम इसको देख लेंगे। स्टेटमेंट दिया है कि सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। तो यह जो है यह किसका कथन है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने ही यह स्टेटमेंट दिया है कि सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि निम्न में गणित की मुख्य शाखाएं हैं। कौन सी मुख्य शाखाएं हैं? तो देखिए, गणित की मुख्य शाखाएं इनमें से सभी हो जाएंगी, यानी ज्यामिति, बीजगणित, संख्या सिद्धांत, उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है लेखक? तो ये हैं श्री महावीर आचार्य जी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 दिया है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कॉम्प्लेक्स नंबर संबंधी बीजगणित का विकास किया। तो 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गाउस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है। तो 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। यानी ये सबसे प्राचीनतम वेद है जब भी हम 4 वेदों की बात करते हैं। इसमें 10-28 सूत्र हैं, ठीक है, इनकी संख्या है। तो इसी में जो है भारतीय गणित का शुभारंभ मिलता है देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि वैदिक काल में मुख्य रूप से किसका विकास हुआ है। तो वैदिक काल में मुख्य रूप से अंक गणित का विकास हुआ है। 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि नारद पुराण में किसका वर्णन है। तो नारद पुराण में गुणन एवं भाग का, भिन्न का, वर्गमूल का और इन सभी का। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इन सभी का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 पूछा है कि पश्चिमी देशों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि अंकों को क्या कहते हैं। यानी 0 से 9 अंकों तक को क्या कहते हैं पश्चिमी देशों में। तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। ठीक है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स कहते हैं पश्चिमी देशों में 0 से 9 तक अंकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है अरब के लोग 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हिंदसा कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 11 है कि का प्रथम वर्ग है। का प्रथम वर्ग कौन सा इनमें से आपको बताना है।
तो 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा K2, ठीक है, यानी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि महान गणितज्ञ रामानुजम का संबंध किस काल से है, यानी किस काल में गणितज्ञ रामानुजन जो है वो आए। तो यहाँ पर 12 का बात करें, 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा वर्तमान काल में महान रामानुज जो गणितज्ञ थे वो इस काल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि वैदिक काल में महापदम का संबंध आधुनिक काल की किस संख्या से है। तो 13 की बात करें, 13 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा 10 अरब से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं। 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 पूछा है कि पियाजे की किस अवस्था में बाल स्वकेंद्रित ना होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान जो है वह अर्जित करता है, ये है प्रश्न। तो यहाँ पर इस अवस्था को क्या कहेंगे। 15 की बात करें तो 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पूर्व से क्रियात्मक अवस्था में ऐसा देखने को मिलता है। और कभी कभी इनकी स्टेजेस भी पूछ लेता है कि संवेदी पेशी अवस्था कितनी होती है। ध्यान रखिएगा 0 से 2 वर्ष ये होती है, फिर आएगी 0 से 2 वर्ष, उसके बाद 2 से 7 साल, 7 से 11 और 11 से 15 या इसके ऊपर की अवस्था जो होती है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इन्हें भी आप ध्यान दे लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पियाजे की किस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो बालक है वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे की किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता व समझ वास्तविक अवास्तविक में अंतर करने में समर्थ हो जाता है। तो 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत देखने को हमें मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि निम्न में भौतिक सिद्धांतों के गणित पक्ष हैं, इनमें से कौन से हैं भौतिक पक्ष। तो 18 की बात करें, 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ये सभी, यानी सांख्यिकी यांत्रिकी, उसके बाद है क्वांटम यांत्रिकी और ठोस की यांत्रिकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 19 नंबर का। पूछा है कि उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ हैं, कौन है उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ। तो ये सभी हैं यानी नीलकंठ, भास्कराचार्य द्वितीय और नारायण पंडित। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि निम्न में वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ हैं, इनमें से कौन से हैं। तो अभी हमने बताया था इनमें से रामानुजम भी हैं, सुधाकर द्विवेदी भी हैं, नरसिंह बापूदेव शास्त्री भी हैं, यानी 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 21 नंबर का। पूछा है कि निम्न में से गणित की विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सी हैं गणित की विशेषताएं। तो देखिए इनमें से सभी हो जाएंगी, यानी गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। ये सभी इनके उपर्युक्त आंसर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं यानी प्रश्न नंबर 22, किस शताब्दी तक भारत का गणित के क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा है। तो 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 12वीं शताब्दी तक। प्रश्न नंबर 23 है कि आदिकाल की समय अवधि है कितनी मानी जाती है। आदिकाल की समयावधि तो यह मानी जाती है प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नारद पुराण के लेखक हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये है वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 25 है का तृतीय मूल है। तो देखिए इसका आपका तृतीय मूल निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हम आंसर बता देते हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 26 नंबर का। तो यहाँ पर 26 नंबर का नहीं, अगला आपका चैप्टर आ जाएगा यानी 2, जो कि टॉपिक की बात करें तो है गणित का अन्य विषयों के साथ सह संबंध। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQs मिलेंगे, तो इसे भी हम कवर करा देते हैं चूँकि टाइम कम बचा है।
और हमें जल्द से जल्द ये कवर कराना है। ये मान के चलिए आपके एग्ज़ाम के पहले ये चीज़ें कवर हो जाएंगी जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं। तो इसमें से हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। यानी पहला प्रश्न दिया है, निम्न कथन किससे संबंधित है, आपको बताना है। आप खुद से भी गेस करते चलिए। कथन दिया है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एक कुंजी है। मतलब यह जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है, ये एक तरफ से आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, बैकन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन गणित से संबंधित नहीं है। तो 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गणित ज्ञान प्राप्त परिमाणों की अन्य परिस्थितियों की जांच का विज्ञान है। यह कथन गणित से संबंधित नहीं है कि गणित ज्ञान प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है, जबकि गणित माप तौल का तथा दिशा का विज्ञान है। गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। गणित में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 3 कि प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा 3 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, वैज्ञानिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 पूछा है कि किसने अपनी प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी। किसने अपनी प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी। तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पाइथागोरस ने। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 5, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गणित कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है वो बताना है। तो ड्राइंग में रचनात्मक ज्यामिति भी पढ़ाई जाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 7 की बीजगणित के वर्गात्मक समीकरण को किसके द्वारा हल कर सकते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रेखागणित के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है 8 है, नंबरिंग आप ध्यान रखिएगा। किसके बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है। विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है ये बोला गया है, तो गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी मानी जाती है, रहती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हाइड्रोस्टेटिक्स से संबंधित विषय है। कौन सा विषय इनमें से संबंधित होगा हाइड्रोस्टेटिक्स से संबंधित। तो यहाँ पर 9 की बात करें, 9 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन दोनों से संबंधित यानी घनत्व और अपेक्षित घनत्व। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि निम्न में से गणित का संबंध किससे नहीं है। 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, व्याकरणीय अशुद्धि से संबंधित नहीं है। जब भी हम गणित अशुद्धि की बात करते हैं या गणित के संबंधों की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि निम्न कथन किससे संबंधित है। तो 11 का करेक्ट आंसर जो है, पहले यहाँ पर हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यह प्लेटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है या क्या किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 12 की बात करें, 12 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, हॉन्गवेन से संबंधित यह स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है a+b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पूछ लिया है, क्या होगा। तो 13 की बात करें, 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, a² + b² + 2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि बीजगणित के युगपत समीकरण को किसकी सहायता से हल कर सकते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, ग्राफ से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो 15 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, अंक गणित का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि किसमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ लिया है कि आंकड़ों को किसमें व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो यह होगा सांख्यिकीय विधि में, यानी आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, सांख्यिकीय विधि में। तो यहाँ तक हमने 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं। चलिए कुछ और टॉपिक को लेकर के बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक है यानी तीसरे नंबर का कि गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य कौन से हैं। मतलब इस टॉपिक पर हम जो है कवर करेंगे अपने आगे की MCQs। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। पहला प्रश्न है कि उद्देश्यों का क्षेत्र होता है, कैसा होता है उद्देश्यों का क्षेत्र, तो यह होगा व्यापक। प्रश्न नंबर 2 है कि प्राप्य उद्देश्यों का क्षेत्र होता है, कैसा होता है प्राप्य उद्देश्यों का क्षेत्र, तो यह होता है संकुचित। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शिक्षक की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछा है कि किसका प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान में होता है, तो 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्राप्य उद्देश्यों का जो उपयोग है या प्रयोग है वह मनोविज्ञान में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 पूछा है कि उद्देश्य के स्रोत हैं, इनमें से कौन से उद्देश्य के स्रोत हैं, तो ये सभी होंगे दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, ये सभी इसके स्रोत माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 है प्राप्य उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, इनमें से क्या नहीं है, तो ये अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं, यह इसका जो है संबंधित नहीं माना जाएगा, प्राप्य उद्देश्यों से संबंधित नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि उद्देश्य से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है उद्देश्य से संबंधित, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, इनमें से किसने किया है, तो 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, करथवॉल ने जो है इसका वर्गीकरण किया है। 9 का बी हो गया। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पर 8 था ये क्वेश्चन नंबर, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 पूछा है कि ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया। क्वेश्चन नंबर 8 था, मैंने 9 समझ के इसका आंसर दिया, तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ए, ब्लूम ने जो है ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, तो यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, करथवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्रियात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, तो 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सिम्पसन ने जो है क्रियात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न पद भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा पद नहीं है, तो 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ज्ञान, या जो है यह भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं होगा, यह ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि निम्न पद ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं होगा, तो 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, समायोजन यानी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 पूछा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है, तो 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट मेगर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है, तो 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उद्देश्यों का वर्गीकरण क्रमबद्ध होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि RCEM प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया जाता है, तो 15 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, 17। RCEM का मैंने प्रीवियस वीडियो में फुल फॉर्म भी बताया था, तो आपको याद हो तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उद्देश्य किसके योग से बना है, तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उत के और दिशा के, इन दोनों के योग से बना है उद्देश्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 17 नंबर का। पूछा है उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है,
क्या है उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ? तो 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उच्च दिशा दिखाना। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 पूछा है कि क्रियात्मक प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने कब किया? 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1969 में जो है यह सिम्पसन ने इसका वर्गीकरण किया। 18 के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने ज्ञानात्मक पक्ष के 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रयुक्त किया है, या प्रयुक्त किया है, आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी 4 वर्गों में बताइए इसका वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है। आगे से देखेंगे पूरा क्वेश्चन। निर्धारित किया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं, बताना है आपको। तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, EBOs कहते हैं। करेक्ट आंसर बी लगा सकते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन निहित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो 21 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, RLOS कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया? 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, भावात्मक उद्देश्य में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? तो ये प्रशंसा से संबंधित होते हैं। भावात्मक उद्देश्य की जब भी हम बात करते हैं, यानी खुशी हो गया, हर्ष हो गया, प्रशंसा हो गया, गुस्सा हो गया, ये भावात्मक जो भावों को प्रकट कर दे उसके अंतर्गत सारे उद्देश्य आएंगे। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 24 कि भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण करथवाल ने कब किया? 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1964 में। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि मेगन ने अपने वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया है? 25 का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, उत्पादन को इन्होंने दिया है अधिक महत्व। चलिए दोस्तों कुछ और टॉपिक कवर कर लेते हैं। अगला टॉपिक है गणित शिक्षण की विधियां एवं नवाचार। तो इससे संबंधित हम इम्पॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, आगमन विधि से संबंधित नहीं है। इनमें से क्या आगमन विधि से संबंधित नहीं है? तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये जो है यह आगमन विधि से संबंधित नहीं है, जबकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरणों से नियमों की ओर, ये सभी आगमन विधि से संबंधित हैं। पहले का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निगमन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में, यानी त्रिकोणमिति में, रेखा गणित में और बीजगणित में हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूछा है कि निगमन विधि से संबंधित नहीं है, इनमें से क्या निगमन विधि से संबंधित नहीं है? तो 3 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, विशेष से सामान्य की ओर, यह निगमन विधि से संबंधित नहीं है। देखिए आगमन का मतलब क्या होता है कि पहले हम उदाहरण देते हैं उसके बाद नियम बताते हैं, जबकि निगमन विधि में हम नियम पहले बताते हैं और उसके बाद उदाहरण देते हैं। तो ये है दोनों विधियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका न्यूमेरिकल है, जो कि वार्षिक ब्याज की दर से क्वेश्चन दिया है कि 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे इसका, ठीक है। इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप अपने आप से हल कर लीजिएगा। 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वह ए हो जाएगा, 50 रुपये इसका आंसर आएगा। इसको आप खुद से हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिसमें उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है? तो 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आगमन विधि में। चूँकि इसमें हम पहले उदाहरण को रखते हैं उसके बाद नियम लागू करते हैं, इससे बालक का जो आत्मविश्वास है वह अच्छे से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं? तो यहाँ पर 6 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, निगमन विधि।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में छात्र केंद्रित विधि है, इनमें से कौन सी विधि होगी? छात्र केंद्रित। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? 8 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि, क्योंकि हम लाइब्रेरी में चीज़ें करके सीखते हैं, प्रयोगशाला में हम जो चीज़ें हैं वो करके सीखते हैं। जैसे साइंस या विज्ञान में क्या होता है कि जैसे भौतिक प्रयोगशाला है, या जो कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की में जो रिएक्शन वगैरह करते हैं उनके लिए हम प्रयोगशाला यानी प्रयोग करके चीज़ों को सिद्ध करते हैं, तो यह करके सीखने पर आधारित मानी जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 की योजना विधि के जन्मदाता हैं, तो 9 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, सर विलियम किलपैट्रिक। ये योजना विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा है कि निम्न कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दिया है प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये है आपका पूरा प्रश्न, किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आंसर बताना है। 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बेलर्ड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अनुसंधान विधि के जन्मदाता हैं, कौन है? तो यह है प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये अनुसंधान विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूरिस्टिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है बताना है। तो 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मैं खोजता हूँ, इसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो ह्यूरिस्टिक शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा से मानी जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 है किसने टोली शिक्षण प्रविधि का विकास किया? तो 15 का करेक्ट आंसर है ए, जे फ्रोमेन ने टोली शिक्षण प्रविधि का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1995 में किस प्रविधि का प्रयोग किया गया? तो 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टोली शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से शिक्षण विधि नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो टोली शिक्षण विधि जो है यह नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 18 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्किनर महोदय ने। इन्होंने चूहे और कबूतर पर जो है वह अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 20 है अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, निगमन विधि में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से संश्लेषण विधि का गुण नहीं है, इनमें से क्या नहीं है? तो 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इस विधि में छात्र वास्तविक क्रियाओं के द्वारा नहीं सीख पाते। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एलन तथा रियान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया? तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 23 है आगमन विधि किसे सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादित करने पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने तथा अभ्यास करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, तो ये रहे ऑप्शन। आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आगमन निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का ज्ञान आगे दिया है क्वेश्चन किस विधि द्वारा जो है वह दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है आपसे। 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आगमन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग एवं अभ्यास किस विधि द्वारा किया जाता है? तो 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, निगमन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कि निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो पर आधारित है? तो 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रदर्शन विधि, क्योंकि इसमें हम चीज़ों को दिखा करके बच्चों को चीज़ें पढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह विधि अधिक खर्चीली है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 पूछा है कि निम्न में प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें समय कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचन चिंतन कहते हैं। 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी DUV हैं, जॉन DUV इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, पूछा है कि वास्तविक चिंतन प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि इनमें से कौन सी विधि है। तो 30 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिक्रमित अनुदेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कवर कराएंगे। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।